इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक आज दिल्ली में हो रही है, लेकिन इस बैठक में दो बड़ी पार्टियों के नेता शामिल नहीं हो रहे हैं और एक पार्टी जदयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे ललन सिंह, उनकी जगह पर जदयू ने संजय झा को भेजा है। ऐसे में एक ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्या इंडिया गठबंधन में अभी से ही कोई समस्या पैदा हो रही है। तो इसी मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे। आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी बात कमेंट में ज़रूर रखिएगा कि क्या इंडिया गठबंधन मजबूत है या फिर इसमें टूटने की संभावना है। आ जाते हैं अपने वीडियो के मुद्दे पे, और जो मैं खबर आज लेके आया हूँ उसमें सबसे बड़ा झटका जो लगा है इंडिया गठबंधन के लिए वो है सीपीएम की तरफ से। देश की सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी का जो एक कहें धरा है वो सीपीएम है, जिसने बंगाल में 34 साल तक राज किया है और त्रिपुरा में भी उस पार्टी का एक बड़ा जनाधार है। उस पार्टी ने अभी तक ये तय नहीं किया है कि वो इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी में शामिल होगी या नहीं होगी। अगर ऐसे में इस बात पे ही अगर विश्लेषण किया जाए कि अगर सीपीएम वो अभी तक क्लियर नहीं है कि उसको इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी में अपने मेंबर्स को भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए, तो फिर ये इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ा झटका बंगाल में और पूर्वोत्तर के राज्यों में दिख रहा है। इसके अलावा दूसरे जो बड़े नेता शामिल नहीं हुए वो ममता बनर्जी की पार्टी के अभिषेक बनर्जी शामिल नहीं हुए। हालांकि अभिषेक बनर्जी के बारे में ये कहा जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी ईडी की पूछताछ की वजह से इस कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग में शामिल नहीं हो पाए। तो जाहिर सी बात है कि ये दो बड़ी पार्टियां जो बंगाल से आती हैं, एक तो ममता बनर्जी की पार्टी है, दूसरा सीपीएम जो सीताराम येचुरी जिसके जनरल सेक्रेटरी हैं, उनकी अगर बात करें तो वो भी इस मीटिंग से अपने प्रतिनिधि को भेजते हुए बचते नजर आए हैं। ऐसे में जो तीसरा बड़ा राज्य है बंगाल से सटा हुआ बिहार, वहाँ पे पहले कोऑर्डिनेशन कमेटी में तेजस्वी यादव को रखा गया था और ललन सिंह को रखा गया था, लेकिन नीतीश कुमार पिछले कुछ समय से ललन सिंह से यूं कहें कि थोड़ा सा वक्री दृष्टि रखे हुए हैं। जब से मीडिया में ये खबर चलने लगी, चारों तरफ ये बात होने लगी कि ललन सिंह काफ़ी तेजी से राजद के करीब जा रहे हैं, और जब नीतीश कुमार ने जब अपनी पार्टी के दफ्तर का औचक निरीक्षण किया था और ललन सिंह अपनी सीट पे नहीं मिले थे, तब से ही नीतीश कुमार ललन सिंह को थोड़ा सा पहले जितना ये विश्लेषण है कह सकते हैं उतना ज़्यादा भाव नहीं दे रहे हैं। वजह चाहे अब जो भी हो, नीतीश कुमार ने मीटिंग बुलाई, पार्टी की मीटिंग बुलाई, पार्टी के पदाधिकारियों की मीटिंग बुलाई। उसमें पहले तो ये कहा गया कि ललन सिंह बीमार हैं, और अब जब इस इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक है तब ललन सिंह के जगह पे संजय झा जो कि नीतीश कुमार के बेहद करीबी और बिना विवादों में रहने वाले मंत्री हैं, उनको जदयू की तरफ से भेजा गया है, या कहें कि नीतीश कुमार ने आगे किया है कि वही सीटों की बंटवारों को लेके जो बात करना होगा वही करेंगे। आप लोग अपनी राय दीजिए कि क्या इंडिया गठबंधन में जो ये तीन पार्टियों की आज जो बात हम लोग कर रहे हैं, जो लेफ्ट पार्टी है, टीएमसी है और जो जदयू है, इनमें क्या कुछ कन्फ्यूजन की स्थिति है कि उनको किस तरीके से आगे बढ़ना है या फिर सब कुछ ठीक ठाक है। आप लोग अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, मैं आप लोगों के राय ज़रूर लूँगा। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि पिछले 2 दिन से नीतीश कुमार डायरेक्टली अपने संगठन के नेताओं से मीटिंग कर रहे हैं। इससे साफ साफ ये पता लग रहा है कि जदयू की तैयारी कुछ बहुत बड़ी है, खास तौर पे जब से नीतीश कुमार G20 की मीटिंग में नरेंद्र मोदी जी से मिले थे। हालांकि वो तो एक राजकीय मीटिंग थी, उसमें कोई पॉलिटिकल मीटिंग नहीं कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे एक बड़ी बात ये हो जाती है कि जब एक राजकीय मीटिंग में जिस तरीके का बॉडी लैंग्वेज दिखा नीतीश कुमार जी का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, इससे कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ ना कुछ खलबली तो जरूर है इंडिया गठबंधन में। राजीव कुमार दीपक जी का एक कमेंट आया है, लिख रहे हैं कि मुझे लगता है, मनहार पटेल साहब का एक कमेंट आया है, लिख रहे हैं इंडिया गठबंधन में अंदरूनी झगड़ा करके मारामारी करके
एक दूसरे का कपड़ा फाड़ देंगे, ये मनहार पटेल साहब का कमेंट है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जो सीपीएम और जो बंगाल में जो चल रहा है इंडिया गठबंधन को लेके, राजीव कुमार दीपक जी का कमेंट आया था, मुझे लगता है कि इस बार चुनाव में इतिहास फिर से लिखा जाएगा, बहुत सारे विस्फोटक घटनाएं जरूर होंगी, टूट फूट इस बार सबसे ज़्यादा देखने को मिल सकता है। शुक्रिया राजीव कुमार दीपक जी और मनहार पटेल साहब। आप लोग भी अपनी बात मुझे कमेंट में लिख के भेज सकते हैं, कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आप लोगों की भी राय लूँगा। दरअसल इसको समझने के लिए थोड़ा हम लोग को पीछे जाना होगा कि आखिर जो सीपीएम है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की जो मार्क्सिस्ट विचारधारा वाला जो पार्टी है, सीपीएम है, उसके जो अलग होने का कारण क्या है। याद कीजिएगा जब ये इंडिया गठबंधन का बैकग्राउंड तैयार हो रहा था, तब नीतीश कुमार जी ममता बनर्जी से मिले थे और ममता बनर्जी ने वहां पे क्या कहा था कि जिस राज्य में जो पार्टी मजबूत है वही चुनाव लड़ेगी। महिपाल मिश्रा साहब का एक कमेंट आया, लिख रहे हैं इंडिया गठबंधन आज नहीं टूटा तो कल बाकी भी नहीं रहेगा, टूटेगा पक्का। शुक्रिया महिपाल मिश्रा साहब। तो ममता बनर्जी जी ने एक बयान दिया था कि जो पार्टी जिस राज्य में मजबूत है और बीजेपी के खिलाफ सबसे ज्यादा वोट आ रहा है उसी को लड़ने का मौका दिया जाए। वधिराज कुलकर्णी साहब का कमेंट है, आप पार्टी ऑल्सो विल गो आउट फ्रॉम इंडिया गठबंधन। डेफिनेटली मुझे भी लगता है कि ये जो वधिराज साहब का कमेंट आया कुलकर्णी जी का, इसमें कुछ ना कुछ फैक्ट है, मैं उस पर भी बात करूंगा। तो जो ममता बनर्जी जी ने कहा था कि जिस पार्टी को सबसे ज्यादा लोगों ने वोट दिया है बीजेपी के खिलाफ जिस राज्य में, उसी पार्टी को बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहिए और बाकी दलों को सहयोग करना चाहिए। इसका मतलब ये निकलता है, ममता बनर्जी ये कह रही थी कि बंगाल में टीएमसी ही बीजेपी को हरा सकती है, तो वहां पे कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी या फिर कम्युनिस्ट पार्टी को नहीं लड़ना चाहिए। सीधा सीधा साफ मतलब है, इसमें विश्लेषण वाली भी कोई बात नहीं है, ये एकदम मतलब जिसे कहें कि सामने दिख रहा है, यही बात है। उसके अलावा ममता बनर्जी जी ने कहा था कि जैसे यूपी में अखिलेश बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं तो उनको मजबूत करना चाहिए, यानी कि वहां पे भी अगर अखिलेश यादव को अगर देखा जाए तो वही बीजेपी के खिलाफ ज्यादा सक्रिय दिख रहे हैं, तो उसी तरीके से देखा जाए तो बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी को कोई सीट नहीं मिलेगी। तो जाहिर सी बात है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जिसने 30 साल 35 साल तक एक राज्य पे शासन किया है, वो अपना चुनाव लड़ना कैसे बंद कर सकती है, वो अपना जनाधार जो भी बचा खुचा है वो किसी और पार्टी में मर्ज कैसे कर सकती है। यानी कि ये कम्युनिस्ट पार्टी की अस्तित्व का सवाल खड़ा हो सकता है। आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इससे मुझे काफी मदद मिलती है। ठीक यही बात अगर हम पंजाब और दिल्ली के संदर्भ में कर लें, जहां पे आम आदमी पार्टी को 70% वोट मिला है, बाकी जो जितने भी दल हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो अकाली दल हो, इनको 30% के अंदर समेट दिया है जनता ने। तो जाहिर सी बात है वहां आम आदमी पार्टी भी क्यों मतलब एक है कि मैनेज करने का प्रयास करेगी कि ठीक है चलो हम अपनी सीट कुछ दे देते हैं। अगर उसको दूसरे राज्य में सीट नहीं मिलता है, वहां पे आम आदमी पार्टी के साथ ये हो सकता है कि अगर राजस्थान में कांग्रेस आम आदमी पार्टी को 2-3 सीट दे दे, 1 सीट दे दे, हरियाणा में 1 सीट दे दे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, राजस्थान में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में कांग्रेस पार्टी कभी भी आम आदमी पार्टी को अपने तरफ से कोई मदद नहीं देना चाहेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अगर एक बार 2-4-5 सीट जीत लिया अगर किसी भी राज्य में, तो वहां पे कांग्रेस का जनाधार जैसे कि पहले दिल्ली में गया, जैसे पंजाब में गया, वो फिर आम आदमी पार्टी सबसे बड़ा थ्रेट किसके लिए बन के उभरी है। कुल मिला के ये आप लोग देख रहे हैं कांग्रेस का ही वोट बैंक ले रही है।